शुके छुजुर जोने बुलबुले छाजत पिन चुला चुलो यो से बुलबुले छाशिस्तास इश्क चमन चार्या। फिर वही दरियाए सिंध का किनारा है और वही दोनों जानिब लद्दाख के ऊंचे मगर बंजर और संगलाख पहाड़ जिनके दामन में हर तरफ पत्थर बिखरे हुए हैं और घास का एक तिनका भी नजर नहीं आता। लोग कहते हैं कि चांद पर उतरकर उसका नज़ारा करना मुश्किल हो तो जाकर लद्दाख की ज़मीन देख लो। मैं लद्दाख गया तो मगर चांद जैसी ज़मीन नहीं बल्कि चांदी जैसा पानी देखने। सरहद पार तिब्बत के इलाके में कैलाश की पहाड़ियों से निकलकर दरियाए सिंध यहाँ आ गया है और मैं एक छोटे से गांव में आ पहुंचा हूँ जो देखने में दरियाए सिंध के किनारे लेकिन हकीकत में एक पहाड़ी नाले के किनारे आबाद है। दरिया बहुत नीचे घाटी में है और ये नाला जाकर उसमें गिर रहा है। यहाँ कुछ खेत लगे हैं, कुछ दरख्त उगे हैं जिन्हें वो दरिया नहीं ये नाला सैराब कर रहा है। इन्हीं के बीच 5-10 कच्चे घरौंदे हैं और ऊंचाई पर भेड़ बकरियों का एक फार्म है और वहीं कोई चरवाहा गा रहा है। ये लद्दाख में वो जगह है कि मुझ जैसे गैर मुल्कियों को इससे आगे जाने की इजाज़त नहीं। मैं दरिया के बहाव के साथ साथ अपना सफ़र यहीं से शुरू करूँगा और पानी के हाथों में हाथ देकर पहाड़ों पर चढ़ता, वादियों में उतरता, मैदानों में दौड़ता, वहाँ तक जाऊँगा जहाँ तक ये दरिया जाता है। तो आइए लद्दाख के इस छोटे से गांव में चलें, देखें इसमें कौन लोग रहते हैं, कैसी ज़िंदगी गुजारते हैं, हमारे इस दरिया के बारे में वो क्या कहते हैं और सारी दुनिया से कट कर रहने वाले ये लोग ज़बान कौन सी बोलते हैं। आइए गांव में चलें। आप लोगों के गांव का क्या नाम है? उपशी। ये लद्दाख में है। आप सब इसी गांव में रहते हैं? आपके बच्चे पढ़ने जाते हैं स्कूल? जी जाते हैं। आप लोग क्या यहाँ खेती बाड़ी करते हैं? हाँ, खेती का काम करते हैं सब। तो आप जो थोड़ा बहुत उगाते हैं, क्या चीज़ उगाते हैं? ये वही गेहूँ जौ और शलगम, सरसों, मटर वटर पैदा होते हैं। और कुछ मवेशी भी पालते हैं आप? जी। कुछ जानवर पालते हैं? कौन से जानवर पालते हैं? बकरे, भेड़ू, गाय ऐसे। अच्छा, आपके बच्चे जो हैं इनका स्कूल कहाँ है? ऊपर ही है। कितने बच्चे हैं उस स्कूल में? 10-15। बस 10-15 बच्चे हैं और एक कोई मास्टर है? दो मास्टर हैं। अच्छा, तो ये तो बहुत थोड़े बच्चे हैं, इसमें ज़्यादा बच्चे क्यों नहीं आते? ये गाँव छोटा है, 5-6 घर है जी, ज़्यादा गाँव घर है नहीं। ये जो छोटी सी बच्ची आ रही है, ये किसकी बच्ची है? ये इनके जो नीचे घर वाले उनकी बच्ची है ये। अच्छा, ये बड़ी हो जाएगी तो ये भी स्कूल जाएगी? आपने स्कूल की तालीम पाई है? नहीं जी। आपको लिखना पढ़ना आता है? नहीं जी, स्कूल है नहीं ना, सब पहले स्कूल का नाम है ले में एक स्कूल है बोलता है जो वही सुना, बाकी स्कूल देखा ही नहीं जी। आपके बच्चे जब पढ़ लिख कर बड़े हो जाएंगे तो फिर ये क्या करेंगे, कुछ सोचा है आपने? जी, कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई नौकरी काम मिल जाएगा तो इनकी काम करेगा जी। अच्छा, यहाँ अगर कोई बीमार हो जाए, किसी को चोट लग जाए तो इलाज के लिए क्या करते हैं आप? यहाँ से ले जाना पड़ता है जी। ले जाना पड़ता है? जी सर, इनके लिए बहुत तंगी है हम लोग। करीब में कोई अस्पताल नहीं है? ये बताइए कि उधर लेह में तो अब बड़ी तरक्की हुई है, बहुत पैसा आ गया है लोगों के पास, अच्छे घर बन गए हैं, अच्छे कपड़े पहनने लगे हैं। आपके गांव का क्या हाल है? हम लोग इसे गाँव छोटा है, इनका कौन देखेगा जी, ऊपर से कोई दिखने वाला नहीं है। जब कोई चीज़ आ जाएगा तो बस नीचे से खत्म हो जाता है, हम लोगों का तो कोई चारा ना भी नहीं पहुँचते जी। ऐसे तो पब्लिक वर्क करते हैं, लद्दाख तमाम के लिए आते हैं ना, नीचे से तो हम लोगों का पूछने वाला देने वाला कोई नहीं जी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम तो टुंडू है जी। आपका क्या नाम है? सिरिंग संपल। आपका क्या नाम है? सिरिंग टुंडू। अच्छा, आप तीनों इसी गांव में रहते हैं? अच्छा, अब सवाल ये है कि उपशी से लगा जो दरियाए सिंध बह रहा है, जो वसीओ अरीज खित्तों के बदन में शहरक बनकर बहता है, यहाँ लद्दाख के इन गरीब किसानों को कितना फैज़ पहुँचाता है।
ये लोग इस दरिया से कितनी मोहब्बत करते हैं और इससे कितने वाकिफ हैं। आइए इनसे पूछकर देखें कि इस दरिया का क्या नाम है। सिंह दरिया है। दरिया सिंह। अच्छा, इसका क्या मतलब होता है सिंह का? सिंह का मतलब इतना खास पता नहीं, ये इसके बोलता है जो उधर बहुत दूर से चना से ये इसका पानी आता है, ये शेर का मुंह जैसा वो इसी में पानी आता है, इसका सिंह दरिया नाम रखा है बोलते हैं जी। आपको पता है कि ये दरिया फिर बहता हुआ कहाँ तक जाता है? ये आता है जो कांगरी बोलता है, इसे आता है जी, जाता है पाकिस्तान जाता है, पता नहीं है जी कहाँ पहुँचते हैं, दूर जाएगा वो तो बहुत दूर जाएगा जी। मगर ये दरिया तो आपके बहुत करीब है और यहाँ हरियाली बहुत कम है, क्यों? ये पानी इधर मिलता नहीं है, नीचे से चले जाता है, ऊपर ले नहीं सकते हैं। अच्छा, दरिया बहुत नीचे है। पानी का ये दरिया का पानी का हम लोगों का कोई फायदा नहीं है जी, वो नीचे से चला जाता है, हम लोग ऊपर रह जाते हैं। दरिया है लेकिन बेकार है। बेकार है जी। ये इसमें दरिया में बाढ़ आती होगी तो आपके घरों तक पानी आता है यहाँ तक? घर तक तो नहीं आता, ये खेती भी नुकसान कर देता है जी, बहुत बढ़ेगा तो। अच्छा, खेती ले जाता है, दरक वरक ऐसे सामने लगा तो वही के नुकसान तो बहुत करते हैं जी, फायदा कुछ नहीं है इससे। ये कैसा दरिया है जो नीचे मैदानों में जाकर करोड़ों को जिंदगी अता करेगा? यहाँ बुलंदियों पर लोग कहते हैं कि इससे हमें नुकसान तो है, फायदा कुछ नहीं। उपशी से जरा ऊपर भेड़ों और बकरियों का सरकारी फार्म है, इनसे पश्मीना हासिल होता है, वही नर्म और मुलायम ऊन कि श्रीनगर में जिसकी एक एक सादा और मामूली शाल 12,000 रुपए की देखी थी मैंने। मैं फार्म में पहुंचा तो उसी चरवाहे के पास जो अभी इन पथरीली ज़मीनों में नगमों की फसलें उगा रहा था। उसका नाम मोहम्मद अली खान था, सीधा सादा, भोला, तमीज़दार और हर बात में सर का इजाफा करने वाला। मोहम्मद अली खान ने मुझे पश्मीने की बकरियों के बारे में बहुत कुछ बताया। इस फार्म में 700 बकरियां हैं। साल में एक बार इनके बालों में कंघी की जाती है और कंघी में फंसकर जो मुलायम बाल उतरते हैं वही रईसों की शालों, स्वेटरों, जुर्राबों और दस्तानों में ढल जाते हैं। एक एक बकरी से 200 से लेकर 500 ग्राम तक पश्मीना उतरता है और ये बकरियां बस यहीं इतने ऊंचे इलाकों में होती हैं, नीचे मैदानों में नहीं होती। चूँकि कीमती होती हैं इसलिए इनकी निगरानी के लिए चरवाहे रखे जाते हैं, वो ना हो तो पहाड़ों से उतरने वाले भेड़िए इन्हें खा जाएं। इनकी हिफाजत करते करते चरवाहों को इनसे लगाव तो ज़रूर होता होगा और ये खुद भी अपने छोटे छोटे दिलों में अपने इन निगहबानों के लिए वो जज्बे ज़रूर महसूस करती होंगी जिनका इनके यहाँ कोई नाम ना होगा। बस ये कि इनमें कोई तसन्नो ना होगा, कोई बनावट ना होगी, कोई गरज ना होगी। मैं इनके दिलों में तो न झांक सका, अलबत्ता मोहम्मद अली खान से बातें करते करते बातों का रुख इधर को एक बार मोड़ा ज़रूर। अभी अभी उनका गाना सुना था। मैंने पूछा कि जब आप अपनी भेड़ बकरियों को चराने वहाँ ऊपर चरागाह में ले जाते हैं तो वहाँ अकेले में गाते हैं कभी? जी, अकेले में भी गाते हैं सर, और मिल के भी गाते हैं सर। और अगर पीछे कभी कभार हमें दुख होते हैं, मतलब ये गम होते हैं, उस वक्त हमने आगे पीछे लड़कियों के साथ भी गाते हैं सर। आप जो ये भेड़ें बकरियां आप पालते हैं, इनको चराने ले जाते हैं, इनसे तो आपको बहुत मोहब्बत हो जाती होगी? जी सर, हमें बहुत बच्चों की तरह इनको सुबह सवेरे हमने ये इनको घास डालते हैं सर, और दिन को हमने वहाँ चराने के लिए ले जाते हैं सर, और सुबह शाम इनकी हमने शर्टों को साफ़ करते हैं सर, और अच्छी तरह से हम इनको दूध पिलाते हैं सर, और पानी भी पिलाते हैं सर। इनको पहचानते हैं आप? इनके कोई नाम वगैरह भी रखते हैं कभी? नहीं, इनका हमने नाम ऐसे रखे हैं, जब इनकी कानों पर अलग अलग नंबर लगाते हैं सर, इनके नंबर से हम पता चलते हैं कि फ़लाना बकरी कमज़ोर है, फ़लाना बकरी अच्छा है, इसी से हम पता चलते हैं सर। आप तो अपने भेड़ बकरियों से इतनी मोहब्बत करते हैं, वो भी आपसे करती हैं? वो आपको पहचानती हैं? वो हमें बहुत पहचानते हैं। जब जहाँ हमें वो कहीं ये इस तरह बड़े बड़े पहाड़ों पर जाते हैं तो हमने उसको बुलाएगा तो फलाना नंबर के हिसाब से हम बुलाएगा तो वो वापस भी आते हैं जब, और वो ख़ुद ही हमारा आवाज़ सुनेगा तो वो अंदर से चिल्लाने शुरू करते हैं सर। इसलिए बहुत वो लोग हमसे बहुत प्यार करते हैं सर। उपशी में दरियाए सिंध के एक किनारे पर ये सादा लौह चरवाहा मुझसे बातें कर रहा था और दूसरे किनारे पर फौजी टैंक गोले दागने की मशक कर रहे थे। हर बार जब गोले फटते थे मैं घबरा कर उधर देखता था, मगर फार्म में पलने वाले छोटे छोटे मेमने
आंखें मूंदे सोते रहते और कभी सर उठा के बिना देखते। मैं तो ठहरा अजनबी, वो तो पैदा इसी शोर में हुए होंगे। नए ज़माने के ये नए शोर आए तो पुराने वक्तों के सुख चैन जाते रहे। वो कदरें, वो रिवायतें, वो शऊर, वो एहसास, उन सब को नई तहजीब निगल गई। ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात उस रोज़ लद्दाख के एक बुज़ुर्ग क्लोंग रगजी नंगल साहब ने कही थी। वो लेह के कदीम बाशिंदे, सिटीज़न काउंसिल के सदर, साहिब इज़्ज़त और साहिब हैसियत इंसान हैं। लेह में एक बड़े अहाते में कुशादा मकान था उनका, बहुत अच्छे फर्नीचर, कालीनों और आराइशी साजो सामान से मुज़य्यन। क्लोंग रगजी नंगल साहब जितनी अच्छी बातें कर रहे थे उतनी ही अच्छी उर्दू भी बोल रहे थे। मैंने उनसे पूछा कि पुराने ज़माने में जब श्रीनगर से आपके लद्दाख तक पहुंचने में 16 दिन लगते थे और नई तहजीब को उठाकर यहाँ लाने वाले खच्चर और टट्टू अभी नापैद थे, उस ज़माने में लद्दाख के लोग कैसे होते थे? पुराने ज़माने में लोग सीधा सादा, एक दूसरे का मोहब्बत, मज़हब को कोई नाम और निशान उनके ज़बान पर नहीं होते थे। अगर बुद्धिस्ट है तो वो मंदिर में जाकर पूजा करेंगे और मुस्लिम होते तो वो मस्जिद में जाकर पूजा करेंगे। वैसे बैठने, खाने पीने का रिवाज जो है वो हर एक का एक जैसे तरीके थे। लेकिन ज़माना आप तरक्की का ज़माना आ गया है, दुनिया की हर एक जगह से लोग यहाँ पहुँचे हैं। लेकिन अब हालात ये हो रहा है कि आजकल मज़हब जो है वो हर एक ने मज़हब को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। अच्छा, ये बताइए कि तहजीब कैसी थी, कदरें कैसी थीं, लोग एक दूसरे का कितना ख्याल रखते थे पहले ज़माने में? पहले ज़माने में ये होते थे कि नाले से कोई पानी आ रहा हो तो हर एक मज़हब के लोग हमें हिदायत करते थे कि इस पानी में आप लोग हाथ मत डालिए, नीचे पानी पीने वाला होगा। तो हम बचपन में कोई भी बच्चा, कोई भी आदमी पानी दूसरी जगह या किसी बर्तन में ले जाकर सूखे ज़मीन के ऊपर पीता था और वहाँ पर हाथ धोते थे। इस वक्त उसी नाले में आप पेशाब करना शुरू कर दिया, ये था। और रास्ते पर कोई पत्थर अगर वहाँ रहा हो तो किसी को ठोकर लग जाएंगे। ये हर एक मज़हब में ये हिदायत था कि रास्ते को साफ करते चले, लेकिन इस वक्त रास्ते को बिगाड़ते जाते हैं। ज़माना ये हालत है। अब ये बताइए कि तिजारती माल कैसे आता जाता था, सौदे कैसे तय होते थे और लेन देन क्यों कर होता था? अब वहाँ हम मिसाल तिब्बत की तरफ जाते थे तो मिसाल जैसे किर्गे वगैरह, तो हमारा एग्रीमेंट ये होता था कि ज़बानी होते थे, उस वक्त लिखा पढ़ी तो होते नहीं। मिसाल के तौर पर जान पहचान तो होती ही, उनके साथ तो हमने करना ही है। लेकिन आप देख लीजिए, ये एक हैरान कुन बात है कि एक आदमी यानी एक मैदान में दो आदमी मिल जाते हैं, वहाँ से घोड़े पर सवार होकर वहाँ से आ रहे हैं। एक आदमी यहाँ से जा रहा है तो कहते हैं कहाँ जा रहा है, कहते सौदा लेने। फिर उससे सौदे का बात हो रहा होते हैं, तो उसके बाद फासला होते हैं, हम दोनों आइंदे के साल के लिए सौदा करेंगे। तो दोनों वहाँ घोड़े से उतार कर बातें करते हैं कि दूसरे साल हमको इतना आटा चाहिए, इतना खुबानी चाहिए, इतना कपड़ा चाहिए, तो हम इतना ऊन दे देंगे, इतना तोसा दे देंगे, इतना पश्मीना दे। उस वक्त हम दोनों का वहाँ ज़बानी एक एग्रीमेंट होते हैं। तो उसके बाद वहाँ हम दोनों मिलकर दूसरे साल के लिए जिस हिसाब से हमने सौदा किया, लकड़ी लेते हैं, दोनों के हाथ में वो काट देते हैं, तोड़ देते हैं, सूखी लकड़ी, ताकि हमारा ये है कि अगर ये एग्रीमेंट तुम दोनों में आपस में नहीं बना तो किसी ने बेईमानी किया तो उसके बाद इस सूखे लकड़ी की तरह तुम मर जाएंगे। ये उसके बाद हम वो दोनों उतार कर वहाँ तो एक कप चाय पी लेते हैं, वो अपनी तरफ जाते हैं, हम दूसरे साल वो पूरा हो जाते हैं। तारीख में ऐसा कोई चीज़ नहीं देखा है कि ये एग्रीमेंट किसी वक्त भी ये तोड़ गया, ऐसा कोई हमें दिखाई नहीं दिया। वाकई कैसी अजब ज़िंदगी होती होगी उन दिनों। मैं लद्दाख के जाड़ों को तसव्वुर कर सकता हूँ। हर चीज़ जम जाती होगी मगर ज़िंदगी फिर भी रवां दवां रहती होगी। हाँ, ये तसव्वुर करने में मुझे दुश्वारी हो रही है कि पुराने वक्तों में यहाँ लद्दाख में सिंघे दरिया की इस वादी में लोग क़यामत की सर्दी में अपने दिन और अपनी रातें कैसे गुजारते होंगे। उस वक्त तो कोई काम तो होते नहीं, तो उस वक्त हर एक लड़कियाँ अपना पट्टू बनाने में लगे रहते थे।
تو مردے دری وغیرہ بنانے میں وہ تاگا کاٹتے رہتے تھے. تو اس میں سردیوں میں رات لمبی تو کام ہے نہیں, تو ہاں گاؤں سے کوئی آدمی ہوتے ہیں اچھے خاصے, ان کو یہ پہلے زمانے کا کوئی کہانی وغیرہ وہ سناتے رہتے ہیں. تو اسی طرح کوئی ایک ہفتہ میرے پاس ہوگا, دوسرے ہفتہ دوسرے گھر میں ہوگا, تیسرے ہفتہ, اس طرح چلتے رہتے ہیں. کیسے سناتے تھے وہ کہانی؟ صرف کہانی کہتے رہتے تھے یا کچھ اور بھی کرتے تھے؟ کہانی بھی سناتے تھے اور کچھ گانے بھی اس کے ساتھ ساتھ چلتے رہتے تھے. اور یہ لوگ جو پرانے, جو کوئی آدمی ایسا بھی ہوتا ہے ان کے ساتھ ساتھ انہوں نے بھی یہی گانا شروع کر دیتے تھے. جی ہاں. Mon chantou anti que c'est zezginale. Tinonga mon chantou de chez moi. Chercher galpo et chercher galpo zergosin. Zezginale. Et toi de ce persona. De la schiadina zala rouge, sipskana rol mata la rinba. Denita darang mata miling media chele. Nazejo.